हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सिस्टम टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पढ़ा था। वो पहला पार्ट था। आज ये सेकंड पार्ट होने जा रहा है। आज हम एसडीएलसी में क्वालिटी एश्योरेंस के महत्व को जानेंगे। हमारा आज का टॉपिक है क्वालिटी गोल्स इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो फिर चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी के हर स्टेप का लक्ष्य क्वालिटी एश्योरेंस लाना होता है। जब किसी सिस्टम को बनाया जा रहा होता है तो उसके प्रत्येक चरण में बारीकी से जांच किया जाता है, उसके हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है और एनालिसिस किया जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस लाने के लिए यह ज़रूरी होता है। क्वालिटी एश्योरेंस के रेफरेंस में और निम्न फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे। इसके 5 फैक्ट्स हैं। तो कौन कौन से फैक्ट्स हैं जानते हैं। पहला है क्वालिटी फैक्टर स्पेसिफिकेशन, सेकंड है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, थर्ड है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग स्पेसिफिकेशन, चौथा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, पांचवा है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। तो चलिए इसको एक एक करके जानते हैं कि ये सब क्या होते हैं। पहला टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर स्पेसिफिकेशन। इस स्टेप्स का उद्देश्य उन कारकों या फैक्ट को बताना होता है जो किसी कैंडिडेट सिस्टम या यूजर सिस्टम के लिए उत्तरदायी होता है। किसी सिस्टम की क्वालिटी को बताने या व्यक्त करने वाले फैक्टर निम्न हैं। पहला है इजी ऑफ यूज, दूसरा है डिज़ाइन, तीसरा है स्पीड, चौथा है सिक्योरिटी, पांचवा है एरर फ्री, छठवां है रिलायबिलिटी, सातवां है पोर्टेबिलिटी, आठवां है टेस्टेबिलिटी, नौवां है मेंटेबिलिटी, 10वां है फंक्शनैलिटी। तो ये सारे के सारे गुण किसी सिस्टम में होने चाहिए। चलिए एक एक गुण के बारे में हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या हैं। पहले देखते हैं इजी ऑफ यूज। किसी भी सिस्टम का यूज हमेशा एकदम इजी होना चाहिए। सिस्टम का इंटरफेस सिंपल एवं बेहतर होना चाहिए, जिससे जो इंड यूज़र हैं उस सिस्टम को आसानी से समझ सके। कैंडिडेट सिस्टम का यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। अगला देखते हैं डिज़ाइन। सिस्टम का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए जिससे यूज़र को आकर्षक लगे। सिस्टम के इंटरफेस में ऐसा कोई फॉन्ट या ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए जो सामने कंप्यूटर चलाने वाले या फिर उस सॉफ्टवेयर को चलाने वाले या उस सिस्टम से इंटरफेस करने वाले की आंखों को चुभे। जैसे कि आप लोग किसी पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं या फिर एचटीएमएल कोडिंग करते हैं या फिर जो भी कोई सी प्लस प्लस ये सब कोडिंग करते हैं, तो आप लोग टेक्स्ट के साइज पे, टेक्स्ट के कलर पे, ये सब पे ध्यान दे करके उसका डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से इस डिज़ाइन भी बेहतर होने चाहिए। अगला है स्पीड। सॉफ्टवेयर या सिस्टम का स्पीड तेज़ होना चाहिए, चाहे इनपुट लेते समय हो, चाहे प्रोसेस करते समय हो या आउटपुट देते समय, ताकि यूज़र या कैंडिडेट सिस्टम अपना समय बिना गंवाए रिजल्ट को सही समय पर प्राप्त कर सके। हमारा अगला टॉपिक है चौथा सिक्योरिटी। कोई भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर सिक्योर होना चाहिए ताकि उसका अपना अपना डेटा सिक्योर हो सके। अगर उस सिस्टम को मल्टी यूज़र हैंडल कर रहे हों और किस डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है यह भी तय होना चाहिए। अगर वो सिस्टम किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है या फिर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से हम लोग किसी डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं, तो इंक्रिप्शन की सुविधा होना चाहिए ताकि कोई हैकर उसको बीच में एक्सेस ना कर सके या कोई दूसरा यूज़र उसका गलत दुरुपयोग ना कर सके। अगर हम लोग किसी डेटा को किसी हार्ड ड्राइव में रखते हैं तो वहाँ भी इंक्रिप्शन की सुविधा होनी चाहिए ताकि हम लोग किसी डेटा को सेव करें तो वो डेटा इंक्रिप्ट हो जाए और कोई उस हार्ड डिस्क को चुरा करके ले जा करके या फिर कोई पेन ड्राइव से कॉपी करके उस डेटा का दुरुपयोग ना कर सके। तो इस तरीके से सिक्योरिटी की सुविधा होनी चाहिए। पांचवा है एरर फ्री। कोई भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं होनी चाहिए। अगर एरर होगा तो सॉफ्टवेयर या सिस्टम की विश्वसनीयता तथा सिक्योरिटी कम हो जाएगा, जिससे सिस्टम चलने से पहले ही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगला है रिलायबिलिटी। सिस्टम या सॉफ्टवेयर विश्वसनीय होना चाहिए। जिस लक्ष्य के लिए उसे बनाया गया है वह उस पर खरे उतरना चाहिए।
सातवां है पोर्टेबिलिटी। कोई भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम पोर्टेबल होना चाहिए, जिससे हर सिस्टम या एनवायरनमेंट पर रन होने की क्षमता होनी चाहिए, या किसी सिस्टम को एक जगह दूसरी जगह ले जाने आने में सुविधा होनी चाहिए। जैसे लैपटॉप, मोबाइल, ये सब पोर्टेबल के कैटेगरी में आते हैं। अगर मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम है जिसको लेने और ले जाने में उसके 1/3 का खर्चा लग जाता है, तो वो सिस्टम पोर्टेबल नहीं है। आठवां है टेस्टेबिलिटी। किसी सिस्टम को टेस्टेबिलिटी होना चाहिए, अर्थात वह आसानी से टेस्ट किया जा सके। नौवां है मेंटेबिलिटी। किसी सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम की गलतियों को पहचानने और सही करने की योग्यता मेंटेबिलिटी कहलाती है, अर्थात अगर हमें सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करनी है तो आसानी से कर सकें। या मेंटेबिलिटी का मतलब ये भी होता है जैसे कि हमें उसके किसी के पार्ट को चेंज करना है या फिर उसमें कोई चेंजेस लानी है, तो उसका इफ़ेक्ट किसी दूसरे सिस्टम पर ना पड़े, वो आसानी से चेंज हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए हमारे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क डैमेज हो गया है और मैं हार्ड डिस्क चेंज कर रहा हूँ, तो उसका इफ़ेक्ट मदरबोर्ड पर या फिर कीबोर्ड पर या फिर मॉनिटर पर नहीं पड़ना चाहिए, वो आसानी से वहाँ से चेंज हो सकने चाहिए। लास्ट टॉपिक है फंक्शनैलिटी। किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज़र के कार्य के हिसाब से ही या उसके आवश्यकतानुसार फंक्शन या ऑप्शन होना चाहिए, जिससे एंड यूज़र जो यूज़र उसे चला रहा है उसे चलाने में आसानी हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, आप जैसे किसी अपने दोस्त का कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर रहे हैं, तो वहाँ पे मोबाइल नंबर, नेम, लास्ट नेम, ये सब पूछे जाने चाहिए, ना कि वो कौन सा कलर उसको पसंद है, कौन सा फल उसको पसंद है, ये कौन सा बाइक उसको पसंद है, तो ये ऑप्शन नहीं होने चाहिए। जहाँ तक हो सके उस डेटा का जो यूज़ के लिए जो ज़रूरी है वही फंक्शन या फिर वही ऑप्शन उपस्थित होने चाहिए। यही होता है फंक्शनैलिटी। चलिए अब पढ़ते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के अगले फैक्ट्स के बारे में, जिसका नाम है SRS। इसका पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इस स्टेप्स का मुख्य उद्देश्य किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते वक्त सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाने के क्रम और ज़रूरतों का लिस्ट होता है। यह डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर के विकास और डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट तकनीकियों को व्यक्त करता है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर का विकास होगा, उसके अगला स्टेप्स क्या होगा, उसके डिज़ाइन क्या क्या होंगे, ये सब पे विचार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट यूज़र और डेवलपर के बीच कम्युनिकेशन बढ़ाने में मदद करता है। जैसे यूज़र की कैसे मदद करता है इसको देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आप लोग एक नए फ़ोन खरीद के लाते हैं और उस फ़ोन के फंक्शन के बारे में नहीं जानते, उस फंक्शन को चलाना नहीं जानते उस फ़ोन को, तो आप लोग क्या करते हैं, यूज़र मैनुअल देखते हैं। वही यूज़र मैनुअल क्या है, उसका डॉक्यूमेंटेशन है। उस डॉक्यूमेंटेशन में ये बताया जाता है कि कहाँ से मेन्यू निकाला जाता है, कैसे फ़ोन किया जाता है, कैसे मैसेज किया जाता है, ठीक है, तो वही उसका डॉक्यूमेंटेशन है। तो उस तरीके से डेवलपर्स के लिए भी होता है कि डेवलपर्स किसी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप कर सकता है, कहाँ पे कौन से कोडिंग का इस्तेमाल करेगा, कौन कौन से मॉड्यूल यूज हो रहे हैं, कौन से मॉड्यूल को कनेक्ट करना है, उन सब के बारे में उस डॉक्यूमेंटेशन में रहता है। अगला टॉपिक है हमारा सिस्टम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। इस स्टेप्स में सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन के लिए आवश्यक तकनीकी को व्यक्त किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट यूज़र विभिन्न फिजिकल सब सिस्टम एवं उनके फिजिकल मॉड्यूल को भी दर्शाता है। इसमें इनपुट, आउटपुट, सिस्टम कंट्रोल, मेमोरी, बैकअप एंड रिकवरी तथा प्रोसेसिंग को भी व्यक्त किया जाता है। मतलब इस स्टेप्स में सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। सॉफ्टवेयर किस तरीके से इनपुट लेगा, किससे इनपुट लेगा, माउस से लेगा कि कीबोर्ड से लेगा, आउटपुट किस में दिखाएगा, उसके सिस्टम्स कंट्रोल क्या होंगे, उसकी मेमोरी क्या होगा, हार्ड डिस्क होगा कि CD होगा कि DVD होगा, कौन सा मॉड्यूल होगा, ठीक है। बैकअप एंड रिकवरी के लिए उसको कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, प्रोसेसिंग किस तरीके से होगा, वो किसी मेमोरी में रैंडमली एक्सेस होगा या सीक्वेंशियल एक्सेस होगा। जब स्टोर भी करेगा तो रैंडमली स्टोर करेगा कि सीक्वेंशियल एक्सेस करेगा। इसमें कौन सा मेमोरी चाहिए, सीक्वेंशियल मेमोरी चाहिए या फिर रैंडमली मेमोरी चाहिए,
ये सबको खासा ध्यान रखा जाता है। इसके जो जितने जो अलग अलग जो फिजिकल मॉड्यूल हैं, इन फिजिकल मॉड्यूल पर भी चर्चा किया जाता है। या आप लोग ये समझ लो कि फिजिकल मॉड्यूल का मतलब वे सारे इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इन सभी चीज़ों को सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते वक्त व्यक्त किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब सिस्टम की जांच करने से है एवं सिस्टम की संपूर्णता व शुद्धता का विश्वास दिलाने से है कि यह सिस्टम एरर फ्री है या इसमें किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं है। जबकि इम्प्लीमेंटेशन का उद्देश्य सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल को एक लॉजिकल स्टेप देना होता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन में उपस्थित मॉड्यूल्स को कंप्यूटर में कोडिंग करना होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए आपके सी लैंग्वेज पढ़ाने वाले कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आपको एक ब्लैक बोर्ड में कुछ क्वेश्चन देते हैं कि 2 नंबर लीजिए, एक 2 वैल्यू लीजिए और उस 2 वैल्यू को स्वैप कीजिए, इसका कोडिंग बनाइए। तो आप क्या करेंगे, उस ब्लैक बोर्ड में बताए गए प्रोग्राम को आप कोडिंग करने की कोशिश करेंगे अपने कंप्यूटर में। तो उसको क्या कर रहे हैं आप, एक लॉजिकल स्टेप्स में आप उसको बना रहे हैं। तो ये होता है लॉजिकल गति प्रदान करना। और टेस्टिंग क्या होता है, जब आप उस कोडिंग की जांच करेंगे कंपाइलेशन के थ्रू। तो यही होता है सिस्टम टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। हमारा 5वां फेज है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। यह फेज किसी सिस्टम को आवश्यक सॉफ्टवेयर प्रदान करने या उसमें चेंजेस करने के लिए हेल्प करता है। इस फेज का मुख्य उद्देश्य क्वालिटी का निर्धारण करना, गलतियों को सुधारना एवं सॉफ्टवेयर के विकास के लिए आवश्यक विधियों का विकास करना होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे सिस्टम में विंडो 10 का एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और उसमें ऐसे कुछ बग आ रहे हैं जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट का मैं सहायता लूँगा और उनके लिए एक क्वेरी भेजूँगा कि मेरे में सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसको जल्द से जल्द ठीक कीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट क्या करेगा, उस प्रॉब्लम्स को लेकर के अपने डेवलपर्स के बीच डिस्कस करेगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। जब उसका एक निश्चित तोड़ ढूंढ लिया जाएगा तो वो अपने आने वाले सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका निर्धारण करेगा और जो भी सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, जो क्वेरीज आ रहे हैं, उन सब को ध्यान रख करके वो अपनी गलतियों को सुधारेगा। तो ये उसके ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर के गतिविधियों या फिर उसके विकास के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट अपनी सपोर्ट सिस्टम से अपनी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का निर्धारण, गलतियों में सुधार एवं अपने विधियों का विकास कर सकेगा। जब वो दोबारा उस सॉफ्टवेयर को बनाएगा तो उस मॉड्यूल को अप्लाई करेगा।